ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वोट नहीं तो ईवीएम में खोट, एक बड़ा सा सवाल, यह निशान लगा दिया गया ईवीएम मशीन के ऊपर, लेकिन यह कितना जायज है, हम इसी पर बात कर रहे हैं। चार खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चंदन श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से आते हैं, आरपी सिंह साहब हैं, इसके अलावा चैतन्य जो कांग्रेस से आते हैं, आरपी सिंह साहब बीजेपी से आते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा की दोबारा शुरुआत करूं, कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि ईवीएम में क्या क्या मुश्किल हो सकती है। क्यों मुश्किल है ईवीएम में टैंपरिंग, ये इस वक्त आपके सामने है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन उसमें नहीं होता है, वो ईवीएम में इंटरनेट के जरिए ऑपरेट नहीं होती है, इसलिए भी उसमें थोड़ी मुश्किल है। ऑनलाइन उसको हैक नहीं किया जा सकता। ये मजबूत पहलू है ईवीएम मशीन का। कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी यह भी पहले से तय नहीं होता है। पहले लोकसभा, फिर विधानसभा और आखिर में बूथ तय किया जाता है कि कहां पर मशीन कैसे पहुंचेगी। यानी बहुत पहले से तय नहीं होता कि फला मशीन फलानी बूथ स्टेशन पर जाएगी। पोलिंग पार्टी को एक दिन पहले ही डिस्पैच का टाइम बताया जाता है। जो ईवीएम मशीनें होती हैं वो यानी रैंडमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ईवीएम मशीनें। पहले से ये नहीं पता होता कि किस सीरीज की ईवीएम मशीनें आने वाली हैं। ये मजबूत पहलू हैं ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी, ये तीन तरह के सिस्टम ईवीएम में होते हैं। वीवीपीएटी के जरिए वोटर को पता लग जाता है कि उसने वोट किसको दिया। जो डिस्प्ले आपने देखा होगा, जब आपने कोई बटन दबाया तो उसमें एक डिस्प्ले सा नजर आता है। जिस पार्टी का बटन आपने दबाया होगा उसका निशान आपको डिस्प्ले पे नजर आएगा, वो है वीवीपीएटी। और वोटिंग के बाद मशीन 7 सेकंड तक आपको डिस्प्ले करती है, बताती है कि आपने किसको वोट किया है और उसी को वोट गया है। ये ईवीएम मशीन आपको दिखाती है। वोटर्स को भरोसा हो जाए कि उसका वोट पड़ गया है, इसी वजह से यह डिस्प्ले सिस्टम उसमें रखा गया है। जांच में सही पाए जाने के बाद ही ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होता है। कई चेक पॉइंट से गुजरते हुए ईवीएम मशीनें जो है वो पोलिंग पॉइंट तक पहुंचती हैं। इसलिए भी ईवीएम मशीनों को आप इतनी जल्दी जो है कटघरे में नहीं ला सकते। वोटिंग से पहले पोलिंग एजेंट एक मॉक पोलिंग भी करके इससे चेक करते हैं कि क्या ईवीएम मशीनें प्रॉपरली अपना काम अंजाम दे रही या फिर नहीं। पोलिंग एजेंट्स के सर्टिफिकेट देने के बाद ही ईवीएम का इस्तेमाल होता है। यानी जो इलेक्टोरल ऑफिसर वहां पर होता है, उसके अलावा जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, वो भी जब ओके कह देते हैं तभी जो है ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल शुरू होता है। गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो मतदान से पहले उसे रोक लिया जाता है। गड़बड़ी को मतदान से पहले ही पकड़ लिया जाता है अगर किसी ईवीएम में कहीं कोई दिक्कत है तो। ईवीएम के पास पोलिंग पार्टी के भी जाने की मनाही होती है। ये वो मजबूत इंतजामात हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए जाते हैं ईवीएम मशीनों को देखते हुए। गड़बड़ी की शिकायत के बाद ही जाने की इजाजत मिलती है। पोलिंग टीम का जो कोई शख्स होता है, वो जब कोई गड़बड़ी की शिकायत होती है तभी वो ईवीएम के पास जा सकता है। हर मतदान केंद्र पर मौजूद जो रजिस्टर होता है, इसमें वोटर्स की डिटेल होती है। रजिस्टर का ईवीएम में मौजूद डेटा से मिलान किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में टैंपरिंग के जितने मामले आए, साबित आज तक नहीं हो सके हैं। यह भी एक दिलचस्प पहलू। चुनाव आयोग में भी आज तक कोई दावा सही नहीं पाया गया जो ईवीएम की टैंपरिंग की शिकायत उन तक पहुंची। अब इन देशों में ईवीएम का इस्तेमाल बंद है जो इस वक्त आपके सामने, जर्मनी, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, अमेरिका के कुछ और राज्यों में भी इसके इस्तेमाल पर बैन है। कागजी बैकअप के साथ कुछ जगहों पर इस्तेमाल भी होती हैं और कुछ जो ईवीएम के साथ परेशानी वो दरअसल कुछ यूं है कि उसके चिप के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। उसमें कुछ इस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि आप वोट किसी को दें और वोट किसी को पहुंचे और डिस्प्ले आपको कुछ और नजर आए। यह भी मुमकिन है। लेकिन इन तमाम सारी चीजों के साथ इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ऐसे इंतजाम कर रखे हैं कि यह सब कुछ इतनी आसानी से मुमकिन नहीं हो पाएगा। आरपी सिंह साहब, हमने वो तमाम सारे मजबूत पहलू दिखाए। मुमकिन है कि आप देख पा रहे होंगे और आप सुन भी पा रहे होंगे कि ईवीएम क्यों अपने आप में मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इलेक्शन कमीशन के सामने अब तक जितनी भी शिकायतें गई ईवीएम में गड़बड़ी की लेकर के, उसमें से कुछ भी आज तक साबित नहीं हो सका है। बावजूद इसके अगर आपके राजनीतिक दोस्त, राजनीतिक विरोधी शक में मुब्तला हैं तो आप उनके साथ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं कि भाई बैलेट पेपर की अगर वो मांग कर रहे हैं
तो आप भी उनके साथ कह दें ठीक है भाई बैलेट पेपर से करा लेते हैं, आप अपनी तरफ से सरकार की तरफ से एक सिफारिश करवा दीजिए। देखिए, दो पार्टियां हैं, एक पार्टी जैसे 67 सीट जीती दिल्ली में तब कोई प्रश्न उठाया, दूसरी सीट ने भी 70 से 70 सीट जीती हैं पंजाब में, वो दोनों पार्टियां प्रश्न उठा रही हैं आज। मतलब आप ईवीएम पे उठाइए प्रश्न, परंतु आज क्यों उठा रहे हैं जब अभी भी आप दोनों चुनाव जीते हुए हैं और आपको करना है तो आप करिए, हम तो मना नहीं करें। इलेक्शन कमीशन पे कॉल दे, उस पर फैसला करे, जो इलेक्शन कमीशन करेगा हमें उसकी मान्यता मंजूर है। परंतु दिक्कत ये है, ये दोनों पार्टियां आने वाले चुनाव के डर से 25 अप्रैल को जो रिजल्ट आना है, ये उसके डर से सारी बात हो रही है। ये इसलिए नहीं है कोई ईवीएम पे कोई प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस आज अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या गड़बड़ी हो जाएगी कानून है, और 67 सीट जीतने के बाद तब नहीं हम कब मना करें, पर करें ना जी, इलेक्शन कमीशन उस पर फैसला ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम रिकमेंड नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन फैसला करे, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा मान्य कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ईमानदारी की जो बात है, डर ये है कि इनको पता है कि इस बार दिल्ली में चुनाव में इनका सूढ़ा साफ होने वाला दोनों पार्टियों का, उस डर से अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। उस समय डिफेंड करने का तरीका है आज ही ऐसा मामला जैसे पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को दोनों एक एक करके कह लीजिए सोमनाथ, एक एक करके बारी बारी। सोमनाथ दिल्ली की जनता बहुत अच्छे, सोमनाथ जी एक एक करके प्लीज, चैतन्य पहले आप बोल लें। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो ये बता रहे हैं, अब ये हालत है बहुत अच्छे से वाकिफ है, चाहे वो डेंगू हो चिकनगुनिया हो, दिल्ली की सड़कों पे पूरा पड़ा हो, दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से वाकिफ है इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी में सिवाय मिली। ये इनके स्पोक्स पर्सन ने कहा था अगर 85 सीट से कम आएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राघव चड्ढा ने कहा था, नहीं कहा था, तो क्यों नहीं छोड़ते वो राजनीति? ठीक है, इनके बड़े बड़े क्लेम। सोमनाथ साहब जरा मुद्दे पे रहते हैं। सोमनाथ साहब, अगर आम आदमी पार्टी जीत गई, सोमनाथ साहब संन्यास ले लूंगा, भूल गए आप? सोमनाथ साहब जरा मुद्दे पे रह लेते हैं। सोमनाथ साहब सिर में उड़ा लूंगी। सोमनाथ जी सुषमा स्वराज ने कहा था कि मैं जरा मेरा सवाल ले लीजिए। अगर आम आदमी पार्टी जीत गई, सोमनाथ जी ने कहा था मैं संन्यास ले लूंगा। सोमनाथ जी भूल गए आप? एक मिनट आरपी सिंह साहब बोल रहे हैं। आरपी सिंह साहब, सोमनाथ जी आरपी सिंह साहब एक मिनट जरा देखिए, ऐसे मुद्दों से चीजें भटक रही हैं। सोमनाथ जी आप लोग तो बहुत, सोमनाथ जी अगर रजवी साहब आपने अरुण जेटली साहब ने छोड़ दिया करनी तो मत छोड़ दिया। करिए। सोमनाथ जी एक मिनट अपनी जगह आरपी साहब एक मिनट जरा मुझे सुनिए तो सही। इतने परिपक्व आप लोग जो है एक साथ सारे लोग बोलेंगे तो कैसे समझ पाएंगे? कंपेयर करने के लिए छोड़ रहे हैं। सोमनाथ जी आप लोग तो बहुत, डिबेट करने के लिए बोली जाकर के सोमनाथ जी को बैठा दीजिए यहाँ पर। एक मिनट, आप क्यों बैठेंगे यहाँ पर? आरपी सिंह साहब एक एक करके। सोमनाथ जी आप सब बोले थे, मैं नहीं बोला ना बिल्कुल। ठीक है आरपी सिंह साहब प्लीज एक मिनट सुनिए जरा। आरपी साहब वो सब बोले थे, मैं बिल्कुल नहीं बोला। आरपी सिंह एक बार मैंने इंटरव्यू किया क्या? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। सच चुपता इसलिए बोलते हैं वो कि 25 अप्रैल को उनका सूढ़ा साफ होने वाला दिल्ली में। इस बार एक मिनट देख चुकी किस प्रकार के मामले उन्होंने किए दिल्ली के अंदर। ठीक है आरपी सिंह साहब एक मिनट। सोमनाथ जी आप लोग बहुत सोमनाथ जी एमसीडी में सबको मालूम है। सोमनाथ जी एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? एमसीडी को कमाने का धंधा बना रखा है ना। चलिए ऐसा करिए कि सभी के फेडर को नीचे कीजिए। जब मेरी बात चंदन साहब, क्यों आखिर आरपी सिंह साहब ये बात कह रहे हैं कि वो सिफारिश नहीं करना चाहते, वो सिफारिश नहीं करेंगे? मैं मुंह नहीं खोलना चाहता। अगर इलेक्शन कमीशन इस बात की इजाजत देता है तो वो रिकॉर्ड चलाते हैं, क्या बात करते हैं? आपके विधायक नकली डिग्री का रिकॉर्ड चलाते हैं। आपके विधायक नहीं, वो इस तरह की डिबेट मुझे चाहिए नहीं ना। कैसी बात करना अब चाहते ये हैं? उनका पर्सनल मंच नहीं बनना तो मैं चाहिए। नहीं कर रहा ना। अगर आप डिबेट नहीं कंडक्ट कर सकते, सोमनाथ भारती को बढ़ा दीजिए। आप वर्दी नहीं है डिबेट कंडक्ट करने के। अगर आप सोमनाथ भारती को नहीं चुप करा सकते तो। अरे मैं आपको भी चुप नहीं करा सकता, मैं उनको भी नहीं चुप करा सकता, ठीक है ना। मैं यहां से फेडर तो नीचे कर ही सकता हूं। सोमनाथ जी मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि आप लोग बहुत ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हैं, क्यों नहीं आप अपने प्रधानमंत्री को मना लेते, क्यों नहीं आप बीजेपी के दोस्तों को मना लेते कि भाई बैलेट पेपर से करवाया जाए? इसकी कोशिश आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सर हम तो कह ही रहे हैं। देखिए इनफैक्ट अगर आपको भाई साहब याद होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि अगर इन द मीन टाइम वी कैन इंट्रोड्यूस वोट वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। अगर ये वीवीपैट अगर हर मशीन के साथ अटैच हो जाए तो कम से कम वो तो मानसिक में वो तो दिमाग में रहेगा कि भाई जो हमने वोट डाला वही पे वोट गए। सी देर आर मैकेनिज्म विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अगर उसको भी ना आप ले आए, लेकिन जो भाई साहब आरपी सिंह जी बात कर रहे थे कि पता नहीं किसने कह दिया कि भाई हम संन्यास ले लेंगे, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।
आप और एमसीडी का जो आप सब बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। फैसला के जो सिटिंग पार्षद है ये सुझाव अच्छा है, उसको टिकट नहीं देंगे। सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। जो सिटिंग पार्षद है उसको टिकट नहीं देंगे, क्यों कहा? मुझे बताइए। छोड़िए, आपकी पार्टी ने कहा, छोड़िए, अगर आपकी पार्टी के पार्षद ने पैसे नहीं बनाए तो अपनी बात तो क्यों कह रहे हैं ये बात? बता दीजिए। आपने आपकी पार्टी पर कुत्ते छोड़े थे, कह रही है कि जो गर्भवती पत्नी पर कुत्ते छोड़े थे, या उसके परिवार को हम टिकट नहीं देंगे। तो आपको किसी सामान्य डिबेट तो होगा। चलिए भाई, ये तो मामला जाती हो रहा है, व्यक्तिगत बातें करने के लिए आज की डिबेट नहीं हो रही है। देखिए, चैतन्य आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ चैतन्य प्लीज। जब आदमी मानसिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब आपकी डिबेट से आप खुद देख चुके हैं कि आदमी अपने, ये दोनों पार्टियों के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े, एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम, जो हमारे जनतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का एक बेसिस है, जो वोटिंग और उसकी सीक्रेट बैलेट, जो हमारे एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे ये दोनों ही पार्टी के लोग इसको पर्सनल और पॉलिटिकल बना रहे हैं। देखिए, एक बिल्कुल साफ सी बात है, जो कुछ नई टेक्नोलॉजी का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्शन कमीशन उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए एक रिकमेंडेशन लिखने में। दिल्ली का जो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव है, बहुत ही छोटा चुनाव है, उसके लिए कोई इतनी, जो यहाँ का इलेक्शन कमीशन है उसको इतनी कोई तैयारियां करने की जरूरत नहीं है। तो एक भारतीय जनता पार्टी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए एक रिकमेंडेशन लिखने में। ठीक है चंदन, कहाँ दिक्कत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, गंभीर मसले की हम। ठीक है चैतन्य साहब, ठीक है। चंदन साहब, जो रिकमेंडेशन की बात हो रही है, क्यों आरपी सिंह साहब उसके लिए मना कर रहे हैं? आखिर कहाँ परेशानी है? वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन खुद करवाता है तो कोई परेशानी उनको नहीं, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करेंगे। एक मिनट, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए प्लीज। हाँ, आप मेरे मुंह में शब्द डालिए, मैंने मना नहीं किया। हमने कहा इलेक्शन कमीशन फैसला करे, हम मानेंगे। यही बात मैं भी कह रहा हूं सर, लेकिन रिकमेंडेशन आप नहीं करेंगे। और जो सोमनाथ भारती जी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट रिजू साहब सुन लीजिए, अरे एक मिनट सुन लीजिए, रिजू साहब सुनिए। और जो सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, उसके साथ हूं, उस पक्ष में हूं मैं। चलिए आप साथ में हैं कम से कम सोमनाथ भारती के। बैलेट पेपर के साथ, बैलेट ईवीएम के साथ, हाँ, उस बात में हकदार हूं कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करते हुए जो साथ साथ प्रोसेस हो तो करने चाहिए, मैं उस हक में हूं। परंतु आज क्यों, चुनाव के बाद फिर कर लीजिए, अल्लाह बिल्कुल करिए, हम साथ चलेंगे आपके साथ। जो टेक्नोलॉजी में, जो बैलेट पेपर को ठीक करने में, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को अच्छा करने में, हम उसके हक में हैं। तो आज इस बारे में हल्ला करना, जब जिस दिन चुनाव घोषणा हो रही है उसका इशू है। तो सिंह साहब, फिर क्या परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं रिकमेंडेशन देती इलेक्शन कमीशन को? सर हमको ठीक लगता है, आपको गलत लग रहा है आप करिए। हमको ठीक लगता है बैलेट पेपर, हमको ठीक लगता है ईवीएम ठीक है, आपको लग रहा है आप करिए। हम तो कह रहे हैं जिसको, और इलेक्शन कमीशन फैसला करे। ठीक है, तो कर ही चुके हैं। हाँ ठीक है, अब बात आप लोगों की पूरी हो गई। जरा चंदन से, आडवाणी जी ने गलत कहा होगा उस वक्त, तो उस पे इलेक्शन मिशन कॉल लेगा, आडवाणी जी को पीछे रखने में कॉल लेगा, हर कोई तैयार है, जो करेगा मान्य करेंगे। इलेक्शन कमीशन कहे कि बैलेट पेपर भेजना, बैलेट पेपर मान्य करेंगे, उसको कौन मना कर रहा है जी? ठीक है सर, ठीक है चंदन साहब, रिकमेंडेशन तो नहीं तो जाएगी। आप मानने को तैयार हैं? एक मिनट चैतन्य, जरा चंदन हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लंबे वक्त से सियासत को भी देख रहे हैं और सियासत में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी देख रहे हैं और सियासत के स्तर को भी देख रहे हैं। चंदन साहब, आज जिस तरीके की बातें होने लगती हैं, सब कुछ जाती होने लगता है बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, और डिबेट करने वाले तक पर सवाल होने लगते हैं। बहरहाल, रिकमेंडेशन करने में कहाँ कोई परेशानी आपको दिखती है? मुझे लगता है कि आरपी सिंह साहब के बात को अगर समझने की कोशिश करें तो वो ये कह रहे हैं, एक ना भंगिमा दे रहे हैं वो, कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर चुनाव आयोग फैसला करता है तो बिल्कुल हम इस बात को मानने को तैयार हैं। लेकिन उनसे दूसरी बात की उम्मीद की जा रही है, उनसे उम्मीद ये बात की जा रही है कि क्या एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक सरकार चलाने वाली पार्टी के रूप में उनके पास ऐसी उदारता है कि विपक्ष की किसी मांग को सहानुभूति के साथ विचार कर सके। अब अगर प्रधानमंत्री जी के 2 दिन पहले के भाषण को आप सुने तो उसमें उन्होंने कहा यही कि अब वक्त आ गया है कि पेड़ पर अगर बहुत ज्यादा फल लगे हैं तो डालियां झुक जाए। तो वो विनम्रता के राजनीति की बात कर रहे थे। अगर ये स्पेस हमारी डेमोक्रेसी में कम पड़ता जाता है कि हम तो उदार न रह पाए और अपने वर्चस्व के दिनों में है, जो मनिक पावर के रूप में बीजेपी उभरी है, अपने वर्चस्व के दिनों में अगर बीजेपी विनम्रता की बात भूल जाए तो मुझे लगता है उदार होना चाहिए बीजेपी को, एक बात। लेकिन दूसरी बात जो इस सिलसिले में है और वो तकनीकी बात है, वो ये है कि अगर
वोटर की चॉइस की बात, सब कहा जाता है कि भाई ग्राहक के पसंद की बात करते हैं, फिर लोग कहते हैं कि मतदाता के पसंद की बात करते हैं, और नागरिकों के पसंद की बात करते हैं, तो पसंद आधारित लोकतंत्र की बात करते हैं। तो अगर मतदाता के पसंद में ये हो कि भाई हमें ईवीएम से भी वोट डालना ठीक लग रहा है और हमें बैलेट पर डालना वो आसान लग रहा है, दोनों कुछ लोग कह सकते हैं। तो मतदाता की तरफ से अगर सोचे तो ये क्या नहीं सोचा जा सकता कि ईवीएम का भी विकल्प रहे और बैलेट पेपर का भी विकल्प रहे? क्या एक ही कोई विकल्प हो सकता है? इस पर भी सोचने की जरूरत है। यानी आप कह रहे हैं कि दोनों ऑप्शन भी एक साथ मौजूद हो सकते हैं। कितना व्यवहारिक है ये अपने आप में एक सवाल है, ये भी आप जोड़ रहे हैं। आरपी सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन चंदन जी जो बात कह रहे हैं कि जितनी बड़ी पार्टी आपकी हो रही है आज के वक्त में, उसमें विनम्रता, उसमें उदारता, उसमें और नम्र होने की आवश्यकता कह रहा हूं, मैं बिल्कुल विनम्रता से कह रहा हूं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन कमीशन से हमने फैसला नहीं करना, वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन फैसला करे, जो इलेक्शन कमीशन फैसला करे हमें सर बातें पर है, हमें मंजूर है। पर जो मैं वापस कह रहा हूं, सोमनाथ भारती की उस बात से मैं हक में हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ और अच्छा तरीका हो सकता है क्या, उसमें हम कुछ और जोड़ सकते हैं, मैं उस पक्ष में हूं। बाकी इलेक्शन कमीशन जो करे हम उसके मंजूर है, इनको पूरा हक है अपनी अर्जी लगाए इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट करी है, अब इलेक्शन कमीशन टर्न डाउन कर दी, इसमें हमारा क्या रोल है? ये वापस सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर ले आए, उसमें क्या दिक्कत है? परंतु असल में दिक्कत है कि 25 अप्रैल के नतीजे से ये लोग डरे। ठीक है आरपी सिंह साहब, बात आपने फिर वही रिपीट की, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन से उस अर्जी में और ज्यादा वजन पैदा हो जाता, चुनाव आयोग के सामने और मजबूती से बात सर मेरे को आप मेरे मुंह में आप मेरे से क्यों लिखवाना चाहते हैं? हम जब मंजूर करें कि वो इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे, हमें लगता है सिस्टम ठीक है, इनको लगता है सिस्टम गड़बड़ है, तो उसको ठीक करा लें। आरपी सिंह साहब, उसी सिस्टम से ये लोग 67 जीते थे, उसी सिस्टम से 77 जीते हैं, ठीक है, उसी से पंजाब जीते हैं, उसी से दिल्ली जीते थे। चैतन्य, मैं मेरा सिर्फ ये कह रहा था, जैसा कि आपने कहा, अगर तीनों ही जो पक्ष हैं जाके इलेक्शन कमीशन के आगे एक बात रखें कि बैलेट पेपर का यूज किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बात मान जाएगा। और जो मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई नया सिस्टम आएगा उससे भी उनको परेशानी नहीं है। हमें कोई शक ही नहीं है, आपको शक है आप जाइए, आपको हमें शक नहीं है, परेशानी आपको चुनाव आप हारे पंजाब के अंदर, जहां आप चुनाव हारे। आप देखिए आरपी सिंह साहब, हमें कोई शक नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव के नतीजों के दौरान कोई पार्टी, कोई गैर जिम्मेदाराना आदमी या नेता कोई हमारे देश के इलेक्शन के प्रोसीजर को शक के घेरे में खड़ा करे, उससे अच्छा ये है कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है सोमनाथ भारती साहब, अब रिजेक्ट कर दिया है, चुनाव हारने का डर खड़ा कर रहा है। अरे सर हो गया ना, वो तो बात आएंगे उसका डर खड़ा कर रहा है शक के घेरे में, आज तक नहीं किया। देखिए अभी आप आरपी सिंह साहब, जहां तक रही चुनाव हारने और जीतने की बात, आपके दिमाग में ये बात डाल देना बहुत जरूरी हो चुका है इस वक्त कि 10 साल से दिल्ली की जनता कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने जो चोर करप्शन मचा रखी है उसको निकाल के बाहर करने जा रही है। दिल्ली की जनता पिछले 2 साल से बहुत अच्छे से देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तूतू में ये जो आदमी है दिल्ली का, वो सफर कर रहा है। चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो, 100 हजारों लोग मर जाते हैं, पर आपकी लड़ाइयां खत्म नहीं होती। ठीक है, दिल्ली की सड़कें कूड़ादान बन जाती हैं, पर आरपी सिंह साहब और सोमनाथ भारती, आप ये बात जान लीजिए। हाँ एक मिनट सोमनाथ जी, जनता पार्टी और चैतन्य हो गया, चैतन्य प्लीज साफ होने जा रहा है। चैतन्य आप लोग भविष्यवाणियां करनी बंद कीजिए। चैतन्य भविष्यवाणी ना करें, नहीं भटकता हुसैन साहब। चैतन्य एक सेकंड, अब हो गया, एक सेकंड चैतन्य प्लीज। सोमनाथ जी आप, चैतन्य मैं अपनी बात रख दूं। हाँ सोमनाथ जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए, अगला स्टेप आपका क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने आपकी मांग को ठुकरा दिया है, आपका अगला कदम अब क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जो मैं थोड़ा सा फैक्ट लाना चाहता हूं, क्योंकि आपने शुरू में कुछ फीचर्स बताए थे कि इस मशीन में इंटरनेट नहीं है, इस मशीन में कुछ नहीं हो सकता। फैक्ट्स ये है कि इसका जो मैक्रो कंट्रोलर है उसमें 4 सेट हैं इनपुट आउटपुट पिन्स के, और इन इनपुट आउटपुट पिन्स के जरिए इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस होता है, और ऐसे 4 पोर्ट हैं और उसमें हर पोर्ट में 8 पिन हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए इस मशीन के अंदर पोर्ट्स हैं,
और स्पोर्ट्स के अंदर चूंकि मैं आईआईटी का छात्र रहा हूं, ठीक है, तो मुझे मालूम है किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है। अगर कोई भी चाहे तो इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट के जरिए इसके अंदर बदलाव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये मैंने बताया सर। ये हुआ है नहीं हुआ है ये तो जांच का विषय है, ठीक है। लेकिन माननीय चुनाव आयोग से ये अनुरोध है आपके जरिए कि जी अगर दुनिया के मन में, देश के मन में, लोगों के मन में, पॉलिटिकल पार्टीज के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है, ऐसा कंप्लेंट आपके पास आया तो उसका ढंग से समाधान करना आपका दायित्व बनता है। और जहां तक बात आरपी सिंह साहब के एग्रेशन की है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको झुक जाना चाहिए और यहाँ पे ये लोगों को गालियां दे रहे हैं चैनल के ऊपर। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है देश के ऊपर जो भाजपा बन के उभरी है। भाजपा और कांग्रेस एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ने करप्शन किया है, एमसीडी को दोनों ने खराब किया है, मदर ऑफ ये बात आप बहुत वक्त से कह रहे हैं, लेकिन जनता ने आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। ना पंजाब में आपकी बात सुनी, ना गोवा में आपकी बात सुनी। आपकी पार्टी हम बात आज की नहीं कर रहे, करप्शन दोनों बगलाए और कई अलग तरीके के क्राइम की वजह से शायद आने वाले वक्त में हम लोग को पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ ही बातचीत करनी होगी। शायद पॉलिटिकल गेस्ट हमें फिर डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे बहुत कई। चंदन साहब, आपने सीबीआई अब आगे क्या गुंजाइश है अगर ये शंका बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे पॉलिटिकल हैं बिरादरी के लोगों में कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है? टाइमिंग पर आप क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब क्या गुंजाइश है? अगर इलेक्शन कमीशन सिरे से खारिज कर चुका है इस मांग को, क्या आगे कोई गुंजाइश है इसके? देखिए, अगर हमारे भीतर कोई शिकायत है तो उस शिकायत को आर्टिकुलेट करने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। मतलब कुछ इस तरह से कहें कि आपकी बात सबको स्वीकार करने योग्य लगे। कैसे कह सकते हैं इस बात को? पहली बात है, अगर हम मतदाता की ही तरफ से तो सोच रहे हैं कि उसका मत उसके दिए हुए जगह पे नहीं पड़ा, तो हमें ये बात बिल्कुल सोचनी चाहिए कि क्या मतदाता से पूछकर ईवीएम मशीन लाई गई थी? नहीं, ये मतदाता की मांग नहीं थी, ये ट्रांसपेरेंसी की भी मांग नहीं थी। ये कारोबार से जुड़ा हुआ पहलू था शायद। कारोबार से जुड़ा हुआ पहलू हो ना हो, लेकिन ये तर्क दिया गया कि सुविधा का लॉजिक दिया गया कि ये जल्दी काउंटिंग हो जाएगी, बहुत परेशानी होती है वगैरह वगैरह, लेकिन पारदर्शिता के लॉजिक से ये ना हुआ था। हाँ, ये बात जरूर कहा गया था कि इससे हम लूट वूट रुक जाएगा मतपत्रों का, लेकिन रांची में वो घटना हो चुकी है जिसमें ईवीएम मशीन तक लूटने की घटना प्रकाश में आई, तो वो बात है। तो मतदाता की मांग ये नहीं थी। दूसरी बात जो आप ईवीएम मशीन के बारे में सोच सकते हैं कि ईवीएम मशीन ही क्यों, ईवीएम मशीन के साथ बैलेट पेपर क्यों नहीं? क्योंकि इस देश की बड़ी आबादी अभी भी अनपढ़ है, अभी भी बातों को ठीक से नहीं समझती, अभी भी वो चीज़ों को छू के पहचानती है। तो अगर मैं देख के जाना, अगर हम मोबाइल फोन ऐसा ला सकते हैं जो बूढ़ों के लिए फ्रेंडली हो, और वो मोबाइल फोन में इतने बड़े बड़े फीचर बनाते हैं कि वो उंगली से छू के देख के समझ सके, तो बैलेट पेपर को क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहाँ तो लोकतंत्र की बात है, तो कागज वाले बैलेट पेपर से परहेज क्यों? दरअसल बात यह है कि क्या हम कहीं से भी टेक्नोलॉजी सेंट्रिक सोच से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि हमें लगता है कि अगर किसी चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई, आईटी आ गया, तो वो भगवान के दर्जे को प्राप्त कर लेगी? नहीं। पारदर्शिता, मतदाता की पसंद क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और निश्चित ही ये सर्वदल के राय से होने का है, किसी एक दल के कहने या मांग करने से नहीं होगा। ठीक है। वक्त अब बहुत कम मेरे पास बचा है, आप सभी से मुझे एक फाइनल कमेंट चाहिए। सबसे पहले सोमनाथ भारती साहब, आपकी बात, और प्लीज कोई इंटरप्ट नहीं करेगा किसी को। सोमनाथ जी, फाइनल कमेंट। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर लोगों के मन में शंका उठी है, अगर कंप्लेंट्स आए हैं, तो एक संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है कि उसको ड्यूली एड्रेस करे। चूंकि एक चुनाव ही प्रक्रिया है जिसके जरिए भारत के अंदर प्रजातंत्र का अस्तित्व है, ये अस्तित्व कहीं खतरे में ना आ जाए अगर ये शंका उठ गई तो। इसलिए चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां या जनता या कोई कैंडिडेट इस बात का प्रूफ लेके आगे आ रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है और हुआ है, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग आगे आए, इसकी निष्पक्ष जांच कराए और लोगों को बताए कि भाई इसमें ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है सर। चैतन्य साहब, एक फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस है एक डेमोक्रेसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है। तो ये
इस सरकार का, इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का, इस सरकार का और हम सबका, सारे राजनीतिक दलों का एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंश्योर किया जाए जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर रहे, और उस ऑब्जेक्टिव के फर्दरेंस के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, चाहे वो बैलेट पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, उन सब दलों को मिलके एक तरफ रहना चाहिए। तो इस मांग, बैलेट पेपर की मांग को करके हम किसी को शक के घेरे में नहीं खड़ा कर रहे और ना ही खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है कि बैलेट पेपर से जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो। ठीक है, आरपी सिंह साहब, एक फाइनल कमेंट आपका। अगली बार सोचना पड़ेगा। आरपी साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? चंदन साहब, एक फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। जी, मैं तो ये कहूँगा कि मतदाता के दृष्टिकोण से सोचा जाए, और अपने देश में इतना बड़ा है और इस तरह से अलग अलग रुचि और अलग अलग क्षमता के मतदाता है कि हर एक मतदाता के कुव्वत के बाहर, ये भीतर नहीं है कि वो वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन के सहारे अपने मत को डाल के संतोष महसूस चंदन साहब की बहुत जल्दी चीजों को लोगों की पसंद से जोड़ दिया जाता है। कितना आसान होता है कि फला वोटर मेरा है, फला लोग मेरे हैं, फला लोग ये चाहते हैं। ये पता कैसे कर लेते हैं हमारे पॉलिटिकल क्लास के लोग? ये एक छोटा सा सर्वेक्षण करके जाना जा सकता है, और ये कहीं भी कि क्या सचमुच मतदाता ईवीएम को फ्रेंडली मानता है, वो अपने मतलब सहायक मान पाता है। मुझे लगता है कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे, और उसमें कम से कम 30% लोग ये कहते नजर आएंगे कि बैलेट पेपर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मेरा सवाल दोनों साथ में होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हाँ, तो वो 30% लोगों की बात क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन सुने? ठीक है, आरपी सिंह साहब, बीच में आपसे मेरा संपर्क टूट गया था, एक फाइनल कमेंट मुझे आपका चाहिए, और जो आप बात कहना चाहते हैं उसको रख करके। सर सोमनाथ जी, वक्त खत्म हो रहा है, सॉरी। आरपी सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपका। रिजवी साहब, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की आज की, आप ये अरे मैं तो वर्दी नहीं था ईवीएम को कंडक्ट करने का सर, क्योंकि आने वाले चुनाव में रिजल्ट आएंगे। अरे सुनिए रिजवी साहब, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी आपने कहा, मैंने तो बोला नहीं ना, आप जब मौका तो मुझे बोलने दीजिए आप। और आपने ये भी डिक्लेयर कर दिया 30% लोग डिक्लेयर कर देंगे, आपके एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने ये भी कह दिया कि 30% लोग बता देंगे, बिना रिसर्च का, बिना अपने आप 30% की संख्या भी दे दी, और कहा कि इलेक्शन कमीशन मानना चाहिए। आपको बहुत बहुत आभार है कि आप अच्छी चेष्टा में लगे रहिए। आने वाले 25 अप्रैल को बात करेंगे, बाकी आपके पैनल भी द्वारा आऊँगा मैं, 25 अप्रैल को बात करूँगा, फिर बात करेंगे इस बारे में कि आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अच्छी चेष्टा की आज की ईवीएम को नकारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चैतन्य साहब, और चंदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईवीएम मशीनें क्या इस्तेमाल होनी चाहिए, क्या इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जिस वक्त ये सवाल उठाया जा रहा, हार जाने के बाद वो वक्त को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये सही वक्त है। लेकिन अगर कहीं शक है किसी के जहन में, तो उस शक को दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और चुनाव आयोग की बनती है। और पॉलिटिकल तमाम जो पार्टीज हैं उसमें एक तरीके से अगर आवाज़ उठाएंगी तो चुनाव आयोग उस पर कदम ज़रूर उठाएगा। हमने कोशिश की कि ईवीएम में किस तरह से फ्रेंडली है, नहीं है, इस पर बातचीत करने के लिए, और तमाम पैनलिस्ट की आपने राय सुनी। इंतजार करते हैं कि आने वाले वक्त में चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला करता है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सर्वोकॉन सर्वो स्टेबलाइजर।